Okay, students, now we shall discuss our first topic of this chapter, Nationalism in India. The first topic of this chapter is the First World War, Khilafat and Non-Cooperation. In this chapter, we will discuss about the impacts of First World War, Khilafat movement as well as the Non-Cooperation movement. So, when we shall start from in the year 1999. In the year 1999 के बाद वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज़. हमने देखा कि नेशनल मूवमेंट लगातार नए नए एरियाज़ में स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स. नए नए जो सामाजिक समूह हैं उनको कहीं ना कहीं उनका योगदान मिल रहा है एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. और कहीं ना कहीं नए नए संघर्ष के जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं या उनका विकास हो रहा है. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स. इन डेवलपमेंट्स इन विकास को हम कैसे समझेंगे. व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, और इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा. ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, 1919 के बाद हमने राष्ट्रीय आंदोलन देखे हर जगह फैलते हुए, नए नए सामाजिक समूह उनमें पार्टिसिपेट करते हुए देखे, संघर्ष के अलग अलग रास्ते लोगों ने अपनाने शुरू किए. और इन सभी विकास को, इन सभी डेवलपमेंट्स को हम कैसे समझेंगे, क्या इनके प्रभाव पड़े, ये सारी चीज़ें अब हम समझने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले the war created a new economic and political situation. As we have known or we have discussed earlier, the time period of First World War. The time period of First World War was between 1914 to 1918. So वॉर की वजह से एक नई अर्थव्यवस्था, एक न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, एक नई इकनॉमी, नई अर्थव्यवस्था देखने को मिली, नई तरह की राजनीतिक स्थितियाँ देखने को मिली. इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. क्योंकि वॉर थी तो वॉर की वजह से बहुत बड़ी संख्या में डिफेंस पर खर्चा हुआ, which was financed by war loans and increasing taxes. जो पैसा कैसे लगाया गया, वॉर में लिए हुए लोन के माध्यम से खर्च हुआ, साथ के साथ टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, सीमा शुल्क जो होता है वो बढ़ा दिया गया, वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस. और लोगों को उस समय में इनकम टैक्स के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराया गया. थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज. वॉर के सालों में प्राइसेस बढ़ गए, लगभग डबल हो गए. बिटवीन 1913 टू 1918, 1913 और 1918 के बीच में जो प्राइसेस थे वो भी बढ़ गए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन प्लेस. साधारण सी जगह पर भी लोगों को जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया. विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. विलेजेस से सोल्जर्स की सप्लाई की मांग की गई. एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज़. और ग्रामीण इलाकों में ज़बरदस्ती भर्तियां कराई गई. कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, जिसकी वजह से जो लोगों की मर्जी नहीं थी उन्हें भी सेना में भर्ती होना पड़ा, तो उनको भी बहुत ज़्यादा उनके मन में गुस्सा था इस बात को लेकर. देन इन 1918 और उसके बाद 1918 और 19 के बीच में, एज वेल एज 1920 और 21 के बीच में क्रॉप्स फेल्ड. क्रॉप प्रोडक्शन फेल हुआ भारत के बहुत सारे पार्ट्स में, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड, जिसकी वजह से खाने की कमी हो गई, फूड की कमी हो गई. दिस वॉज एक्म्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. और यही काफ़ी नहीं था, इसके बाद कौन सा एपिडेमिक यानी एक महामारी फैली जो कि क्या थी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक थी. स्टूडेंट्स, ये एक पेंडेमिक थी. पेंडेमिक यानी सर्वव्यापी महामारी. इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ये वायरस था, डेट इन्फ्लुएंजा वायरस डेट स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड स्केल, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला था एंड इन्फेक्टेड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड. और इस वायरस ने वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो जनसंख्या थी उसको प्रभावित किया. ये 1918 और 1919 के मध्य फैला था. लगभग 500 मिलियन पीपल, या फिर हम कह सकते हैं वर्ल्ड की थर्ड पॉपुलेशन इससे प्रभावित हुई. H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस था ये. स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में और ज़्यादा अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं. यस, अब ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से और ज़्यादा परेशानी आ गई. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 की अगर जनगणना की बात करें या जो डेटा कलेक्ट हुआ था उसकी बात करें,
12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. लगभग कितने लोग मारे गए? 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल का विनाश हुआ. दे सफर डिस्ट्रक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन, भुखमरी की वजह से और साथ के साथ महामारी की वजह से. पीपल, क्योंकि फूड शॉर्टेज हुई थी तो फेमाइन भी थी, और एपिडेमिक यानी ये जो वायरस था इन्फ्लुएंजा, इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल हैव टू सफ़र डिस्ट्रक्शन. पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर. लोगों को ऐसा लगता था कि उनका ये जो मुश्किल का समय है ये कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा. जब क्या हो जाएगा? वॉर वॉज ओवर, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा. बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. और इस स्थिति में, इस स्तर पर आकर नए नेता उभरते हुए दिखाई दिए और उन्होंने संघर्ष के नए रास्ते अपनाए. सो फर्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स हमारा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह का जो विचार था वो लोगों में कैसे आया, किन्होंने दिया, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. डेट यू हैव टू अंडरलाइन और नोट, क्योंकि ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. क्या कि महात्मा गांधी भारत में कब लौटे? महात्मा गांधी इंडिया में लौटे जनवरी 1915 में. एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका. जैसे कि आपको पता है कि वो कहाँ से आए थे, लौटे साउथ अफ्रीका से लौटे. वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी. किस चीज़ के खिलाफ? रेसिस्ट रिजाइम. रेसिस्ट रिजाइम माने जाति को लेकर, या जो दूसरे को क्या समझते हैं, दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझते हैं. तो वहाँ पर उन्होंने रेसिस्ट रिजाइम के खिलाफ विद अ नोवल मेथड, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, नोवल मेथड स्टूडेंट्स क्या होता है? व्हाट इज़ नोवल मेथड? नोवल मेथड होता है एक बहुत ही अनोखे ढंग से ऑफ मास एजिटेशन. मास एजिटेशन क्या था? एक ऐसा आंदोलन जो कि बिग स्केल पर होता है. डेट एजिटेशन इज़ नोन एज मास एजिटेशन. तो इन्होंने रिजाइम के आधार पर, रेस के आधार पर जो एक तरीका अपनाया, रेस के आधार पर जो लोग शासन करते थे उसके खिलाफ एक नोवल मेथड, एक अनोखा तरीका अपनाया. और वो तरीका कैसा था? मास एजिटेशन का, बिग स्केल पर लोगों के आंदोलन का. विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसको इन्होंने क्या कहा? सत्याग्रह कहा. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. सत्याग्रह का जो विचार था उसने जोर दिया किस चीज़ पर? सत्य पर. एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और उसमें ये भी बताया कि आवश्यकता है सत्य को सर्च करने की, ढूंढने की. तो ये भी लाइन आपको स्टूडेंट अंडरलाइन करनी पड़ेगी. वेट अ मिनट, you have to underline this line also. The idea of satyagraha emphasizes the power of truth as well as the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, इन्होंने इस चीज़ पर भी सुझाव दिया कि अगर ये ठीक है, ये सत्य है, अगर कोई बात सत्य है, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर संघर्ष या अगर आंदोलन इनजस्टिस के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर. अगर ये सारी चीज़ें हैं भी, फिर भी शारीरिक रूप से आपको किसी को भी ऑपरेस करने की या उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है. विदाउट स्पीकिंग वेनेजियंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना कैसे हुए? प्रतिशोध की मांग करते हुए या बिना बदले की फीलिंग के. वेनेजियंस स्टैंड्स फॉर बदले की फीलिंग. तो बिना बदले की फीलिंग के और बीइंग एग्रेसिव, बिना गुस्सा हुए, असत्याग्रही कुड विन द बैटल. एक सत्याग्रही अपनी लड़ाई जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस. क्या था इनका कहना, महात्मा गांधी जी का, कि एक सत्याग्रही अपनी लड़ाई कैसे जीत सकता है? नॉन वायलेंस से. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर. और ऐसा कैसे हो सकता है? जिससे कि जब आप क्या करो, आप जो ऑपरेसर है, जो दमन कर रहा है, उसकी कॉन्शियंस, उसकी इनर वॉइस को जगा दो. पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स के साथ और लोग हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ. उनको तैयार किया जाए कि वो सत्य को देखें, सच को देखें, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस. बजाय इसके कि वायलेंस का यूज़ करते हुए
फोर्सफुली उन्हें सत्य एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा दे शुड सी द ट्रूथ बाय देयर ओन आइज। बाय दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष के द्वारा ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ, सत्य को कहीं ना कहीं क्या मिली, तुरंत विजय मिली। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, और ऐसा ही महात्मा गांधी का मानना था, क्योंकि इन्हें साउथ अफ्रीका में सफलता मिली तो ये जब भारत लौटे तो इनका मानना था कि धर्म, और कैसा धर्म, धर्म ऑफ नॉन वायलेंस का जो धर्म है कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, वो सभी भारतीयों को एक साथ एक यूनिटी में ला सकता है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया में पहुंचने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स, इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक सत्याग्रह आंदोलन ऑर्गेनाइज संगठित किए अलग अलग स्थानों पर। इन 1916 में ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1916 में, ये स्टूडेंट्स ये आपको पूरा याद रखना है, ठीक है, यू हैव टू अंडरलाइन दीज लाइंस। अब आप ध्यान से समझेंगे। 1916 में ही ट्रेवल टू चंपारण, 1916 में चंपारण गए बिहार में, और वहाँ पर इन्होंने किसानों को प्रेरित किया कि वो संघर्ष करें अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। देन इन 1917 में ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह, इन्होंने सत्याग्रह संगठित किया टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा के किसानों को सपोर्ट किया, जो कि कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर की वजह से, प्रभावित होने की वजह से, एंड अ प्लेग एपिडेमिक, और एक महामारी जो कि क्या नाम था जिसका, प्लेग की वजह से, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, खेड़ा के जो किसान थे वो अब अपना जो टैक्स था वो नहीं पे कर पा रहे थे, एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स, और वो इस बात की मांग कर रहे थे खेड़ा में कि उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो क्या कर दिया जाए, उसमें छूट दे दी जाए। इन 1918 में महात्मा गांधी वर टू अहमदाबाद, महात्मा गांधी कहाँ गए, अहमदाबाद गए टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह, और इन्होंने वहाँ भी एक सत्याग्रह चलाया, और वो सत्याग्रह मूवमेंट किनके खिलाफ था, कॉटन मिल वर्कर्स के खिलाफ था। स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग, किनके खिलाफ था, यस एक बार फिर देख लेंगे स्टूडेंट्स। 1961 में ही ट्रेवल टू चंपारण बिहार गए, वहाँ पर इन्होंने पीजेंट्स को इंस्पायर किया, प्रेरित किया संघर्ष करने के लिए ऑप्रेसिव व्हाट प्लांटेशन सिस्टम, आपने 8th क्लास में पढ़ाया स्टूडेंट्स, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ संघर्ष किया, करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। 1917 में इन्होंने सत्याग्रह चलाया और सब पीजेंट्स को सपोर्ट किया, कहाँ के पीजेंट्स को, खेड़ा के किसानों को, जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में था, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक की वजह से ये लोग रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर इस बात की मांग हो रही थी कि उनका जो रेवेन्यू है उसमें रिलैक्सेशन मिले, बल्कि 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स। नाउ यू विल अंडरलाइन ऑल दीज डेट्स एज वेल एज देयर वर्क, क्योंकि ये सारा जो है बेटा ये 3 स्टेटमेंट्स यानी 1917, 1918 एज वेल एज 1916 ये बार बार आपके मैप वर्क में भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो ये आपको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है आज ही। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट रॉलेट एक्ट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से इसको समझेंगे। एम्बोल्डेंड विद हिज सक्सेस, अब और ज़्यादा उत्साहित होकर अपनी सफलता से गांधी जी 1919 में गांधी जी ने डिसाइड किया टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट, कि गांधी जी एक वर्ल्ड नेशन वाइड यानी पूरे राष्ट्र में एक सत्याग्रह चलाएंगे, किनके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो कि कब लागू हुआ, 1919 में। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एक्ट बहुत जल्दी से पास किया गया किनके द्वारा, थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, जबकि वहाँ पर जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध किया था कि आप ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ रॉलेट एक्ट पास किया गया। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स, और
इस एक्ट ने सरकार को इतनी पावर्स दे दी टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जितनी भी राजनीतिक क्रियाएं हो रही हैं उनको क्या कर दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, रोक दिया जाए। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। और इन्होंने एक चीज़ और भी कही कि अगर सरकार को कुछ ऐसे लोग दिखाई दें जो कि राजनीतिक एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो वो उनको कैद दे दें, कस्टडी में ले लें या फिर उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना दें। और जब उनको 2 साल के लिए कैद दी जाए तो उन पर उन्हें कोई मुकदमा चलाने का मौका भी ना दिया जाए। ये था रॉलेट एक्ट बेटा। यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए सीधे आप किसी को प्रिजनर बना लें और उनको ट्रायल की भी परमिशन ना दी जाए। तो इस तरह का जो प्रपोजल था वो रॉलेट एक्ट में था जो कि लागू हुआ था इन विच ईयर 1919। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। महात्मा गांधी अब नॉन वायलेंट यानी अहिंसा भरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे इस तरह के अन्याय भरे कानूनों के लिए, विच वुड स्टार्ट विद ए बैटल ऑन 6 अप्रैल, जो कि कब शुरू हुआ, हड़ताल के साथ शुरू हुआ, जो कि कब हुई, 6 अप्रैल को। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, रैलीज संगठित की गई वेरियस सिटीज़, अलग अलग शहरों में। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, काम करने लोग वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी इन रेलवे वर्कशॉप्स में। एंड शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर रप्सर्स and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted। अब इस बात से चिंतित होकर या फिर डर कर, भयभीत होकर कि कम्युनिकेशन की जो सेवाएं हैं या रेलवे की जो सेवाएं हैं, टेलीग्राफ की जो सेवाएं हैं वो सब भंग हो गई हैं। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। तब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, प्रशासनिक जो सेवाओं में ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये निश्चित किया कि वो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट को क्या कर देंगे, नेशनलिस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको पनिश करेंगे। नाउ लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। लोकल जो लीडर्स थे उनको उठा लिया गया अमृतसर से। एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी जी को मना कर दिया कि वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। ऑन 10 अप्रैल को द पुलिस इन अमृतसर की जो पुलिस थी, फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशंस। अमृतसर में उन शांति भरे जो प्रोसेशन निकल रहा था, जो जुलूस निकल रहा था, उस पर अटैक किया और ये कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिसेज पर, रेलवे स्टेशंस पर। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर। अब क्या हुआ कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, यानी सेना का जो परमिशन मिल जाती है, जो शासन मिल जाता है, वो लागू कर दिया गया। एंड जनरल डायर टुक कमांड, और कमांड किसने संभाल ली, नेतृत्व किसने किया, जनरल डायर ने। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, और 13 अप्रैल को ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट थी ये घटित हुई। ऑन दैट डे, इस दिन, अ क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अमृतसर, गाँव के लोगों की जो भीड़ थी जो कि अमृतसर में आई थी, टू अटेंड अ फेयर, मेले में आई थी, गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड। ये सभी लोग कहाँ इकट्ठे हुए, एक ऐसे ग्राउंड में जो कि चारों तरफ से कवर्ड था, यानी 4 दीवारी थी, ऑफ जलियांवाला बाग। कौन से ग्राउंड में इकट्ठे हुए, जलियांवाला बाग में। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, क्योंकि ये शहर से बाहर के थे, दे वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, इन्हें मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। डेट हैड बीन इम्पोज, जो कि वहाँ पर लागू हो चुका था। डायर एंटर्ड द एरिया, डायर ने इस एरिया में प्रवेश किया। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, जितने भी बाहर निकलने के रास्ते थे उनको बंद कर दिया। एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, और भीड़ पर एकदम से फायरिंग शुरू करवा दी। किलिंग हंड्रेड्स, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, जब उन पर ऑब्जेक्शन किया गया, जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई, तब उन्होंने बाद में बताया वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, कि ये ऐसा करके क्या करना चाहते थे, ये लोगों में नैतिकता लाना चाहते थे। टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, जिससे कि सत्याग्रहीज के मन में डर की भावना उत्पन्न हो जाए, लोग भयभीत हो जाएं। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जैसे जलियांवाला बाग की जो खबर थी वो फैलती गई, यस,
Crowds took on the street in many North Indian towns. जितनी जो भीड़ थी वो सड़कों पर उतर आई बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में. देयर वर स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस विद द पुलिस से झगड़े हुए, एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी अटैक हुए. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन. लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात का उत्तर कैसे दिया? बहुत ज़्यादा हिंसा से दिया. सीकिंग टू ह्यूमिलिएट, लोगों को अपमानित किया, एंड टेरराइज पीपल, लोगों को भयभीत किया. सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड. सत्याग्रहीज को फोर्स किया कि वो अपनी नाक ज़मीन पर रगड़ें. क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, ज़मीन पर रेंग कर जाएं, स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर रेंग कर जाएं. एंड डू सलाम, और वो सैल्यूट करें जितने भी साहिब्स हैं. पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब. लोगों को भगा दिया गया, लोगों को उस जगह से क्या कर दिया गया? लोगों को फ्लॉग्ड किया, यानी लोगों पर कोड़े बरसाए. और गांव जैसे कि गुजरनवाला, जो कि अब पंजाब में था उस समय, अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर बॉम्बिंग की हुई. सीइंग वायलेंस, इतनी हिंसा फैलते हुए देखते हुए, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया. वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, हालांकि रॉलेट सत्याग्रह की वजह से एक बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू हो गया था. इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही शहरों और गाँव में ये सीमित रह गया था. महात्मा गांधी जी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. अब महात्मा गांधी जी को लगा कि उन्हें अब ज़रूरत है एक बड़े लेवल पर इस आंदोलन को पूरे भारत में लॉन्च करने की. बट ही वॉज सर्टेन, लेकिन वो निश्चित थे, डेट नो सच मूवमेंट्स कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर. लेकिन उन्हें ये भी लग रहा था कि इस तरह के जो आंदोलन है, सपोज़ उन्होंने सोच लिया था कि ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चलाएंगे वो, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इस तरह का आंदोलन तब तक संगठित नहीं हो सकता जब तक कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक साथ ना लाया जाए. वन वे ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने का एक ही तरीका था. ही फेल्ट, उन्होंने सोचा, वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू, कि वो क्या लें? खिलाफत इशू शुरू करें. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई थी ऑटोमन टर्की की, तुर्किश एम्पायर की. एंड देयर वर र्यूमर्स, और एक तरह की अफवाह फैल गई थी, डेट अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू इम्पोज, कि एक बहुत बड़ी संधि लागू की जाएगी ऑन द ऑटोमन एम्प्रर, ऑटोमन एम्प्रर पे. ऑटोमन एम्प्रर कौन था उस समय में? द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक का जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो ऑटोमन एम्पायर का हेड था, यानी एम्प्रर थे. अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. अब एक खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई बॉम्बे में, ऑन विच ईयर एंड डेट? इन मार्च 1919. यू हैव टू अंडरलाइन दिस स्टूडेंट्स. यस. टू डिफेंड द खलीफाज टेम्परल पावर्स, खलीफा की इस पावर को बचाने के लिए आ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड, खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में मार्च 1919 में. ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स का एक जो नई जनरेशन थी, जैसे कि लाइक द ब्रदर्स, भाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली, बिगेन डिस्कसिंग, उन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया महात्मा गांधी जी के साथ अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन, कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं अगर एक साथ इकट्ठे होकर बड़े लेवल पर लोग एक्टिव हो जाएं इस इशू को लेकर. गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, अब गांधी जी को लगा कि एक बहुत बढ़िया अवसर है टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें भी आप यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला के नीचे, यानी एक अम्ब्रेला का यहाँ पर मतलब बेटे यूनिटी से है, कि सभी को एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट में मिलाकर काम करें.
as the Calcutta session of the Congress in national movement at the Calcutta session of the Congress in September 1920. Now ये भी पूछा जाता है बेटे, बार बार मैप में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलकटा सेशन कांग्रेस का जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स, वहाँ इन्होंने राज़ी कर लिया था दूसरे लीडर्स को, ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि अब ज़रूरत है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने की, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, कि खिलाफत इशू को भी सपोर्ट किया जाए जिसमें कि सो डैट द मुस्लिम्स कम टुगेदर, जिससे कि मुस्लिम्स इकट्ठे हो जाएंगे, एज वेल एज फॉर स्वराज, और सभी लोग मिलकर किस लिए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि स्वराज यानी अपना राज, यानी स्वराज के लिए डिमांड करने के लिए लोगों ने संगठित होने के बारे में सोचने लगे। और ये कब से शुरू हुआ? कैलकटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920। कब? सितंबर 1920 में कौन सा सेशन था कांग्रेस का? कैलकटा सेशन। ये बेटे मैप में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाई नॉन कॉपरेशन। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, अपनी एक प्रसिद्ध किताब हिंद स्वराज में 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन। महात्मा गांधी ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से ब्रिटिश शासन इस्टेब्लिश हुआ। अगर इंडियंस कॉपरेट नहीं करते तो ब्रिटिशर्स अपना इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कभी भी नहीं बना पाते। और ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। अगर स्टार्टिंग से ही उनका अपोज किया जाता है या फिर सम इंडियंस की वजह से जो कि जिन्होंने उनको कॉपरेट किया, उनकी मदद की, जिस वजह से वो तो बहुत कम संख्या में यहाँ पर आए थे और भारत में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही देश के लोगों ने उन्हें कॉपरेट किया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपना इस्टेब्लिशमेंट बना पाए। डेट इज़ क्वाइट ट्रू। सो इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ कॉपरेशन। महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। महात्मा गांधी ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी अपनी बुक हिंद स्वराज में कि ब्रिटिशर्स ने अपना इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर सिर्फ इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से इस्टेब्लिश कर पाए हैं, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली, और वो यहाँ पर सर्वाइव भी इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन, की कहीं ना कहीं इंडियंस आर कॉपरेटिंग दैम। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कॉपरेट, अगर इंडियंस मना कर दें उन्हें कॉपरेट करने के बारे में, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर, तो ब्रिटिश शासन भारत में 1 साल के अंदर कोलैप्स हो जाएगा, 1 साल के अंदर टूट जाएगा, एंड स्वराज वुड कम, और भारत में विद इन अ ईयर 1 साल के अंदर ही लोगों को स्वराज देखने को मिल जाएगा। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट, कैसे नॉन कॉपरेशन एक आंदोलन बना? गांधी जी प्रपोज्ड that the movement should unfold in stages। गांधी जी ने इस चीज़ पर भी जोर दिया कि ये जो आंदोलन थे ये अब कुछ कैसे होने चाहिए, कुछ स्तर में होने चाहिए, कुछ स्टेजेस में होने चाहिए। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स डेट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। इन्होंने कहा कि कुछ स्टेजेस में होंगे। फर्स्ट स्टेज में हम क्या शुरुआत करेंगे कि लोग उन टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे, दे देंगे जो कि गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को दे रखे हैं, एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट कर दिया जाएगा। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सभी चीज़ों का सरेंडर कर दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को, यानी इन सभी सर्विसेज के माध्यम से उनको कॉपरेट नहीं किया जाएगा। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, और इस स्थिति में गवर्नमेंट ने क्या किया? दमन शुरू किया। अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, एक पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया थ्रू द समर ऑफ 1920 की समर तक। महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली, महात्मा गांधी और शौकत अली दूर दूर तक भारत में घूम आए थे, मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, और अपने इस आंदोलन के लिए एक बड़ी संख्या में लोगों का सपोर्ट भी हासिल कर लाए थे। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स, बहुत सारे थे कांग्रेस में जो कि इस तरह के प्रपोजल को क्या कर रहे थे, इनके बारे में सोच रहे थे। दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस, ये इस बात के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे कि काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट ना किया जाए, इस बात की उनकी इच्छा नहीं थी। शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920, जो कि
कांग्रेस इलेक्शन होने वाले थे 1920 में, उसमें जो रिलेक्टेड बॉयकॉट सिस्टम है वो ये अप्लाई ना करें, अपनाए ना, एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर था कि इस मूवमेंट की वजह से बहुत बड़े लेवल पर हिंसा हो जाएगी। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, सितंबर और दिसंबर के मंथ के मध्य देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ कांग्रेस के साथ। फॉर अ वाइल देयर सीन द मीटिंग, जिसकी मतलब एक टसल होता है जैसे खींचातानी जैसे होता है ना स्टूडेंट, जैसे बहुत ज़्यादा आपसी विवाद, तो इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ हुआ। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, फिर भी कोई भी मीटिंग नहीं रखी गई। सपोर्टर्स और अपोनेंट्स जो कि अपोज में थे इस मूवमेंट के, उनके मध्य कोई मीटिंग नहीं हुई। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन में अंततः नागपुर का जो कांग्रेस सेशन था वो कब का था स्टूडेंट्स, दिसंबर 1920। और अभी हमने एक और कांग्रेस सेशन की बात की थी, आप ये अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। A compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. नागपुर कांग्रेस सेशन में जो कि दिसंबर 1920 में हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज़ वो वर्कड आउट, एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड, और लोगों ने नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। हाउ डिड दिस मूवमेंट अनफोल्ड, कैसे ये मूवमेंट अनफोल्ड हुआ, इन स्टेजेस में, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें किन किन ने अपना योगदान दिया। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, किस तरीके से सामाजिक समूह के लोगों ने नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट को किस तरह से समझा। कुछ लोगों ने इसे स्वराज के लिए समझा, कुछ लोगों ने अपने कुछ उनके अपनी स्पेसिफिकेशंस थी, उनको लेकर उनकी सोच अलग अलग थी। वो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वेयर डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद द मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।